और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से आ रही है। एक बड़ी आतंकी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है। पुलिस ने विस्फोटकों से लैस ड्रोन को मार गिराया है। कब्जे में आए ड्रोन के साथ 5 किलो आईईडी बरामद किया गया है। ड्रोन 17 किलो वजनी था। शुरुआती जांच से पता चला है कि ड्रोन चीन का बनाया हुआ था, यानी कि मेड इन चाइना वाले ड्रोन को ध्वस्त किया है सुरक्षा बलों ने। यह अहम कामयाबी। ड्रोन में लदा था 5 किलो विस्फोटक, यानी कि एक बड़ी आतंकी साजिश यहां पर सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी है। अखनूर में इसे अंजाम दिया गया और ये लगातार कई महीनों से जारी है, जब ड्रोन से निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। और ड्रोन का वजन बताया जा रहा है 17 किलो और चाइनीज मेक है इसका। ये तमाम डिटेल्स अब आ रही हैं इस ड्रोन के बारे में। अखनूर में ये बड़ी आतंकी साजिश जिसे फेल कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए उसी ड्रोन की हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें विस्फोटक लदा हुआ था। 5 किलो आईईडी बताया जा रहा है। इसकी मेक चाइना की है और 17 किलो इसका कुल भार है। अब मैप के जरिए आपको दिखा देते हैं अखनूर सेक्टर, जहां पर इस आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। कब्जे में आए ड्रोन के साथ विस्फोटक भी और साथ ही ड्रोन के साथ 5 किलोग्राम आईईडी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से हमने फोन पर बात की। सुनिए उस बातचीत के कुछ अंश। मार गिराया गया और दूसरी बात की इसमें कितना जो किलोग्राम आईईडी पाया गया? इसमें पहला जिस तरह का आईडी हम लोगों ने पकड़ा था 5.5-6 केजी वेट का, उसी तरह का आईडी था। और ये अखनूर का पलामला सेक्टर का बॉर्डर एरिया है। कानाचक का एरिया है जिसके अंदर ये इसको मार गिराया गया है। अच्छा, दिलबाग सिंह जी, कितने किलोग्राम ये आईडी इसमें था? ये 5.5-6 किलो के करीब आईडी रहती, जो पहले भी एक पकड़ी हम लोगों ने, जो लास्ट टाइम लेके आए थे जिस दिन ये फील्ड का अटैक हुआ था, उसी नौयत की आईडी है ये। अच्छा दिलबाग सिंह जी, कोई जानकारी मिली है कि क्या कोई जो आतंकी है इसको रिसीव करने वाला था इस आईडी की खेप को यहाँ पर जम्मू में? उसके ऊपर पुलिस की बाकी वर्किंग अभी जारी है। अच्छा, इस ड्रोन का पता लग पाया है कि ड्रोन क्या चाइनीज ड्रोन था, किस प्रकार का ड्रोन था? वेरीफाई कर रही है। मुझे लगता है कि जम्मू पुलिस थोड़ी देर तक उसके बारे में डिटेल्स और शेयर करेंगी। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो डीजीपी दिलबाग सिंह से ये बातचीत सुन रहे थे आप। उनका साफ तौर पर कहना था कि बड़ी और अहम आतंकी साजिश को यहां नाकाम किया गया है। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सुनील, आप खुद डीजीपी से बात कर रहे थे। कई डिटेल जाहिर तौर पर वो बयान नहीं करना चाहते, लेकिन जो उन्होंने बताया है उसके आधार पर लगता है कि ये जो लगातार ड्रोन से साजिश को अंजाम देने की प्रक्रिया है, इस पर अभी तक पूर्ण तरीके से विराम नहीं लगा है। आगे और नए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं और इसका एक एग्जाम्पल आज देखने को मिला है। बिल्कुल नेहा, हमने दरअसल देखा है कि पिछले 2 वर्षों में जो है ये ड्रोन की हरकत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास देखी गई है। और ड्रोन का इस्तेमाल जो है ज्यादातर हथियारों को भेजने के लिए किया जा रहा था, पाकिस्तान द्वारा ड्रग्स भेजने के लिए किया जा रहा था। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार ड्रोन के जरिए आतंकियों ने जो है जम्मू में स्थित वायुसेना स्टेशन पर जो है हमला करवा दिया। और तब से ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है, चौकसी काफी ज्यादा है। और कल रात को भी जैसे ही ड्रोन को देखा गया तो वहां पर जो मुस्तैद पुलिसकर्मी थे उन्होंने उस ड्रोन को मार गिराया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक स्पेसिफिक इनपुट था पुलिस के पास, तो पहले से तैयारी थी कि कोई ड्रोन आने वाला है तो उसको मार गिराना है, तो ये तैयारी पहले से की गई थी। और ये जो ड्रोन है ये कानाचक इलाके में गिराया गया। इस समय मैं कानाचक पुलिस स्टेशन में ही हूं और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है उस ड्रोन को इस समय रखा गया है। ये जम्मू का ग्रामीण इलाका है, जम्मू शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है ये कानाचक इलाका। और इस समय जो है कानाचक पुलिस स्टेशन के अंदर ही इस ड्रोन को रखा गया है।
हमारे पास अभी जानकारी मिली है कि 10:30 बजे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक प्रेस वार्ता करने वाली है और उसमें जो है तमाम जानकारी दी जाएगी इस ड्रोन की हरकत के बारे में। लेकिन बहुत बड़ी सफलता मिली है नेहा सुरक्षा बलों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को। ड्रोन जिसमें कि आईडी पाकिस्तान ने भेजा था, उस ड्रोन को मार गिराया गया है और डीजीपी दिलबाग सिंह ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा किया है कि इस आईडी का इस्तेमाल जो है जम्मू शहर को दहलाने के लिए किया जाने वाला था। तो बहुत बड़ी आतंकी वारदात को जो है विफल कर दिया गया है, बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन नेहा, जैसा कि आपने कहा कि ये काफी गंभीर विषय है, लगातार ऐसी वारदातें हो रही है और इस पर कुछ अंकुश भी नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट, हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए जम्मू से। और एक बड़ी आतंकी साजिश को वहां पर नाकाम किया गया है, उसके तमाम डिटेल्स लेकर वो हाजिर थे। आज दो आतंकी साजिश नाकाम हुई हैं। अखनूर में ड्रोन वाली साजिश का सफाया हुआ, तो वहीं सोपोर में लश्कर के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी में लश्कर का टॉप कमांडर फैयाज वार भी शामिल है। कई आतंकी हमलों में फैयाज मोस्ट वांटेड था। एक बार फिर दुश्मनों की साजिश नाकाम हुई है। एक बार फिर दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को देश के रखवालों ने नेस्तनाबूद कर दिया। कल रात सोपोर में शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सोपोर पुलिस को पक्की सूचना मिली थी कि बारामूला जिले के सोपोर के वारपोर में 2 आतंकी छिपे हुए हैं। खबर मिलते ही सोपोर पुलिस, 22 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के जवान एक्शन में आ गए। उस घर को घेर लिया जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। आतंकियों ने गोलियां चलाई तो जवाब में गोलियों की बौछार हुई। दोनों आतंकी ढेर हो गए। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान लश्कर के कमांडर फैयाज वार के रूप में हुई है। वो उत्तरी कश्मीर में कई आतंकी वारदात में शामिल था। जुलाई के महीने में जिस तरह देश के दूसरे हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, उसी तरह कश्मीर में आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों की गोलियां बरस रही हैं। 2 जुलाई को पुलवामा में 5 आतंकियों को मारा गया था। 8 जुलाई को 3 एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे गए। 14 जुलाई को पुलवामा में 3 आतंकी ढेर हुए। 16 जुलाई को 2 आतंकी मारे गए। 19 जुलाई को शोपियां में लश्कर का आतंकी इशफाक डार अपने एक साथी माजिद इकबाल के साथ ढेर कर दिया गया था। और अब लश्कर के 2 आतंकी और ढेर हुए हैं। आतंकवादियों और उनके आकाओं को यह साफ संदेश है, हर साजिश का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। आज तक ब्यूरो। और अब बात बारिश और बाढ़ से मचे कोहराम की। महाराष्ट्र में मूसलाधार आफत बरस रही है। विदर्भ के कई इलाकों में त्राहिमाम है। रत्नागिरी, ठाणे, कोल्हापुर, नागपुर, अकोला, सतारा, नासिक में आफत आई है। कई शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है। एसडीआरएफ को भी उतारना पड़ा है। रिहायशी इलाकों में नाव चलने की नौबत आ गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कल प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर सूबे को हर संभव केंद्रीय मदद मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। पांच तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जुलाई का महीना दरअसल महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों के लिए भारी रहता है। यहां पर बारिश का जो मौसम है वो कई तरह की मुसीबतें अपने साथ लेकर आता है। आफत की ये मूसलाधार बारिश पिछले कई दिनों से जारी है और ये वो इलाके हम आपको दिखा रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर नाव तक चलाने की नौबत आ गई है। कई ऐसे इलाकों से लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है जहां पर बाढ़ आने की आशंका है। ऐसे में सुरक्षित जगहों पर इन लोगों को ले जाया जा रहा है। ये महाराष्ट्र का चिपलून इलाका है। लगातार बारिश के बाद ऐसा लग रहा है मानो चिपलून बारिश में डूब गया हो।
ये यहाँ का बस अड्डा है। बसों की सिर्फ छत नजर आ रही है। बारिश ने चिपलून में ऐसा तांडव किया है कि लोग अपने घर में भी बस यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बाढ़ में ना बह जाएं। लहरें घरों की पहली मंजिल को छूने पर आमादा है। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। 2 NDRF की टीम भेजी गई है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की टीम भी बोट से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे चिपळूण भागामध्ये प्रचंड पाणी साचलेलं आहे। NDRFच्या टीम ह्या साताऱ्यापासून पुढे निघालेल्या आहेत। कुंभारली घाटामार्गे ते चिपळूणला पोहोचतायत। रत्नागिरीमधनं फिशरमॅनच्या बोटी असतील, प्रशासनाच्या बोटी असतील, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बोटी असतील, या देखील चिपळूणला आता पोहोचणार आहेत। मी स्वतः तिथल्या भागावर निरीक्षण करण्यासाठी चिपळूणला पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय। चिपलून को दक्षिण कोंकण का बिजनेस हब माना जाता है। रत्नागिरी जिले में आने वाले चिपलून से सटे खेड और मंगोन जैसे इलाके भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। करीब 27 गांवों का संपर्क बाहर से टूट गया है। ये हाल महाराष्ट्र के सातारा शहर का है। ऐसी भयंकर बारिश हुई है कि हाईवे ही बाढ़ में समा गए हैं। सातारा के महाबलेश्वर हिल स्टेशन पर 480 mm रिकॉर्ड बारिश हुई है, जो पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। महाबलेश्वर का सातारा से भी संपर्क टूट गया है, क्योंकि दोनों को जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह बह चुका है। मुसीबत ये है कि इस मौसम में काफी पर्यटक महाबलेश्वर की बारिश को देखने के लिए मुंबई और पुणे से आते हैं, जो यहाँ फंस गए हैं। रेस्क्यू के लिए NDRF की टीम पहुँच चुकी है। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण लाइट चली गई है। पूरे रास्ते पानी के नीचे है। जितने भी मेरे फार्म हाउस में गेस्ट है, पूरी तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं है, वही रुके हैं। आने वाले गेस्ट भी फिलहाल तो वैसे ही रुकी हुए हैं और पूरी हवा तेज है। पूरा बारिश हो रहा है लगातार 2 घंटे से, पूरा पानी। तो मूसलाधार बारिश की तस्वीरें तो आपने महाराष्ट्र से देख ली। अब आपको दिखाते हैं देश के कई अन्य हिस्सों में क्या हाल है, क्योंकि कई राज्य इस समय मूसलाधार बारिश की मुसीबत का सामना कर रहे हैं। बारिश का हाल ऐसा है कि रेगिस्तानी शहर शेखावटी की सड़कों पर समंदर जैसा नजारा है। रेतीला शहर जैसलमेर भी पानी है। MP के बुरहानपुर में ताप्ती नदी में उफान है। तेलंगाना के सिरसिल्ला में नए बने कलेक्ट्रेट परिसर में पानी भर गया है। ये जिंदगी की जंग है। लहरों का उफान देखिए। लहरों के बीच हाथ पांव मारते इस शख्स को देखिए। तभी एक और शख्स दिखता है जो उसे बचाने के लिए पहुंच रहा है। पानी प्रचंड वेग से बह रहा है। थोड़ी देर में बचाव के लिए उतरा युवक डूबते शख्स तक पहुंच जाता है और उसे खींचना शुरू कर देता है। लेकिन जिस जगह शख्स डूब रहा था उससे किनारे की दूरी ज्यादा थी। पानी की तेज धार के बीच उसे अकेले खींच लाना युवक के बस की बात नहीं थी। तभी एक और युवक बचाव के लिए कूदता है और काफी संघर्ष के बाद डूबते शख्स को बचा लिया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के डिंडोरी की है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की ये तस्वीर भी हैरान करने वाली है। बाजार बारिश के पानी में डूब चुका है। कारें डूबी हुई हैं। सड़कों पर कमर भर पानी बह रहा है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मूसलाधार बारिश से ताप्ती में बाढ़ जैसी स्थिति है। घाटों के किनारे बने मंदिर डूब गए हैं। पहले लोग यहाँ पूजा करने आते थे, अब ताप्ती का रौद्र रूप देखने पहुँच रहे हैं। और हम जैसे आए महाराजा राम तो देखते देखते पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पूरे घाट यहाँ पर जो पायरियाँ थी सब डूब चुकी है। और जो यहाँ पर लाल मंदिर है, लाल देवल के नाम से जाना जाता है, वो भी लगभग डूबने की कतार पर आ चुका है। और मेरे को लगता है कि अब यहाँ मतलब पानी और तेजी से बढ़ रहा है। राजघाट पर साढ़े 3 बजे से ताप्ती नदी का पानी का उत्सव बहुत ज्यादा चल रहा है। पानी का संभावना ज्यादा है कि देवल लाल देवल को डूब सकते हैं। पानी दूर है, बाहर ऊपर पानी गिरा है पहाड़ी के अंदर, तो जंगल का पानी आ सकता है ज्यादा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी की इस तस्वीर को देखकर लगता है मानो बादल फट गया हो। भयंकर गर्मी और सर्दी के लिए चर्चित फतेहपुर शेखावटी इस साल बारिश में रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। दर्जनों घर, दुकान, दफ्तर सब पानी में डूब चुके हैं। पूरा शहर त्राहिमाम कर रहा है। अब दिखाते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल का हाल। देखिए, ये लोग खेत में धान लगाने जा रहे थे।
अचानक नदी में सैलाब आया और मुसीबत में फंस गए। जान पर आफत आई तो झाड़ पकड़कर खुद को बहने से बचाया। थोड़ी देर बाद राहत की टीम पहुंची और बाढ़ में फंसे 3 लोगों को वहां से निकाला गया। आज सुबह सूचना मिली थी कि 3 लोग फटकार नदी में फंस गए हैं। ये लोग धान लगाने गए थे, उसके बाद बारिश हो जाने से पानी बहुत ज़्यादा आ गया, जिससे वो बीच में फंस गए। इस सूचना पर हमारे थाने से बल गया तथा रस्सा वगैरह लेके गए और ग्रामीण वासियों की मदद से उनको सकुशल बाहर निकाला और उनके घर भेजा। तेलंगाना के सरसिल्ला में नई बनी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग भी पानी में डूबी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर तेलंगाना के निर्मल में ऑटो नगर कॉलोनी की है। तस्वीरें देखिए, पूरी कॉलोनी पानी पानी है। ऐसा लगता है बीच नदी में कॉलोनी का निर्माण कर दिया गया हो। पानी में बुरी तरह घिरे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ को उतरना पड़ा। नावों में भर भर कर 60 लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। आज तक ब्यूरो। बारिश और बाढ़ का कहर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में देखा जा रहा है। टर्की के अरवाही प्रांत में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। बाढ़ में घर बहने की तस्वीरें सामने आई हैं। टर्की का ये इलाका मूसलाधार बारिश से परेशान है। लोगों को बचाने के लिए शहर में बोट चलाने की नौबत आ गई। बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर चुनावी घमासान की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज से बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर रहा है। अयोध्या से शुरुआत इसकी हो रही है और पहले ही चरण में यूपी के 6 जिलों में सम्मेलन किया जाएगा। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा को इसका जिम्मा दिया गया है। कुमार अभिषेक ने खास बातचीत की उनसे। हमारे साथ इस वक्त सतीश चंद्र मिश्रा हैं। आज से ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी शुरू कर रही है बसपा और उसको लीड कर रहे हैं खुद सतीश चंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आज तक में। ये आज से बीएसपी शुरू कर रही है ये सम्मेलन और ब्राह्मणों को जोड़ने की एक बड़ी कवायद है, तो ये क्या है और क्यों आप लोग इसको 2007 का फॉर्मूला दोबारा आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 2007 का फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि ये 2007 का फॉर्मूला कहें उसको। हम लोगों ने 2007 में भी पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर के और अन्य समाजों के बीच में, खासतौर से ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर के जो दूरियां थी समाज के अंदर उसको खत्म करने का काम किया था और आपस में भाईचारा बनाने का काम किया और उस भाईचारे का सामने नतीजा आया। जब भाईचारा बना तो सर्व समाज इकट्ठा हुआ और इस प्रदेश में जो 5 साल की सरकार बहन मायावती जी ने मुख्यमंत्री बन करके दी तो वो सबने देखा कि सर्व समाज को, लेकिन ब्राह्मण समाज की उपेक्षा नहीं हुई जैसे कि आज हो रही है। आज जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को तिरस्कृत किया जा रहा है, उनको परेशान हो रहे हैं, उनके ऊपर उनकी हत्याएं हो रही हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बेइज्जत किया जा रहा है, तो ये सारे कार्य कभी नहीं हुए। हम लोगों की सरकार में ब्राह्मण समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, अति पिछड़ा वर्ग, सबको सर्व समाज को इज्जत दी गई और अल्पसंख्यक समाज और सबको एक साथ लेके चले हम लोग। लेकिन ये भी देखा गया कि उस वक्त सबसे ज्यादा ब्राह्मण जीत करके भी आए, 46 के आसपास। ब्राह्मण जब एक भाईचारा बना, एक साथ हुए, इकट्ठा हुए, तो एक उन्होंने अपना वोट हर जगह ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूरे प्रदेश में जो भी कैंडिडेट बीएसपी से लड़ रहा था उसको खुल करके देने का काम किया, क्योंकि वो अपनी सरकार बनाना चाहते थे। उन्होंने सरकार बना के दिखाई। आज सुबह 11 बजे सिद्धू कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। सिद्धू ने आशीर्वाद लेने के लिए कैप्टन को बुलाया है, तो वहीं कैप्टन ने सिद्धू को चाय पार्टी के लिए न्योता दिया है। आखिर दोनों के बीच सुलह की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पंजाब में सुलह की राह में कितने रोड़े, सिद्धू की सियासी शक्ति से जीतेगी कांग्रेस। पंजाब में आपसे कैसे लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू? कैप्टन के क्रोध का सिद्धू के पास तोड़ क्या? पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष की ताजपोशी।
सिद्धू का टाइम आ गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। बीते 2 सालों से कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर और जूनियर लीडर के बीच पावर को लेकर जंग चल रही है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन सिद्धू के एक दांव से पूरी बाजी ही पलट गई। सिद्धू का न्योता कैप्टन को कबूल है। ताजपोशी से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अच्छी खबर आ गई। सिद्धू के न्योते पर अमरिंदर सिंह उनकी ताजपोशी के कार्यक्रम में आने को राजी हो गए हैं। सरल शब्दों में आपको बताएं तो यही है कि जिस वक्त सिद्धू कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे, उस वक्त मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद होंगे। दोनों के बीच रिश्तों में खटास की खाई अब मिठास के नए अध्याय से पट सकती है। कैसे मान गए कैप्टन अमरिंदर सिंह? क्यों कांग्रेस बोली छोड़ो कल की बातें? कैप्टन वर्सेस सिद्धू में सुलह की इनसाइड स्टोरी। अठारह जुलाई को नवजोत सिंह सिद्धू के नाम का ऐलान कांग्रेस आलाकमान ने किया। ऐलान से पहले कैप्टन और सिद्धू की पेशी दिल्ली में हुई थी। सिद्धू के नाम का ऐलान होने से पहले कैप्टन ने आलाकमान से विरोध भी जताया था। वही नाम के ऐलान के बाद सिद्धू को बधाई देने से पहले उन्होंने माफी की भी शर्त रखी। लेकिन बीते 24 घंटे में कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्रोध शांत हो गया। तो क्या सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन काम आ गया? सिद्धू ने गोल्डन टेम्पल में 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों की अपने पक्ष में परेड करवाई थी और कैप्टन को भेजे न्योते में 58 विधायकों के दस्तखत थे। सिद्धू ने कैप्टन के नाम भेजे न्योते में क्या लिखा था, ये भी सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सर, जैसा आपको अवगत है, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और संगत सिंह गिलजिया, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम सभी मंत्री, एमएलए और संगठन के लोग आपसे संयुक्त अनुरोध करते हैं कि आप नई टीम को आकर आशीर्वाद दें। कार्यभार संभालने के दौरान कांग्रेस भवन में 23 जुलाई को सुबह 11 बजे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ सबके रिश्ते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान हैं और उनका वहां पहुंचना बहुत जरूरी था और वो पहुंच रहे हैं। और क्योंकि उनकी अध्यक्षता में, उनकी छत्र छाया में पंजाब की कांग्रेस पार्टी है और पंजाब की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो नवजोत सिंह सिद्धू बने हैं और 4 वर्किंग प्रधान बने हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री जी अवश्य वहां जाएंगे। इस न्योते में 58 विधायकों के समर्थन का मतलब बड़ा है। दरअसल बीते 2 साल से कैप्टन और सिद्धू के बीच शीत युद्ध की खबरें आ रही थी। The power of the people must return to the people, किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। मैं तो उसको बचपन से जानता हूं, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रोबब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी। ये बात पुरानी है, अब रिश्तों की नई कहानी है, क्योंकि कैप्टन के न्योता कबूल करने के बाद तस्वीर साफ हो गई है कि दोनों नेता सीज फायर को तैयार हैं। मनाने नहीं गया था, मैं इनवाइट करने गया था। हमारे बहुत ही सत्कारयोग्य मुख्यमंत्री हैं, मनाने की उनको जरूरत नहीं है। वो तो मतलब हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको मनाने की जरूरत नहीं होती है, उसको सबका खुद ही ध्यान रखना होता है और उन्होंने तो आगे डायरेक्शंस देनी होती है। कैप्टन ने न्योता कबूल करते ही सिद्धू की ताजपोशी से पहले पार्टी के विधायकों, सांसदों और सीनियर नेताओं को सुबह 10 बजे चाय पर बुलाया। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट कर कहा, सीएम अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी कांग्रेस विधायकों, सांसदों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शुक्रवार सुबह 10 बजे चाय के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद वो सभी नई पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम की स्थापना के लिए पंजाब कांग्रेस भवन जाएंगे।
बिल्कुल सभी लोग पहुंच रहे हैं। वो तो जो हाईकमांड ने फैसला किया है उसका हम स्वागत भी करते हैं और सभी लोग वहां उस ताजपोशी में पहुंचेंगे क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने अपना काम संभालना है कल से। तो सब लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता से लेकर सभी सीनियर लीडर। तो क्या दिल्ली में जो सांसद हैं वो लोग भी जा रहे हैं? बिल्कुल सब जाएंगे, दिल्ली के सांसद भी जाएंगे और नीचे छोटे छोटा लीडर भी है, बड़े से बड़ा लीडर सब पहुंचेंगे। अमरिंदर सिंह ने संकेत दे दिए हैं कि अब सिद्धू के साथ उनके रिश्तों का नया दौर शुरू होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने रूठे हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने के लिए अपने हाथ से साइन किया हुआ इनविटेशन लेटर अपने कार्यकारी अध्यक्षों के माध्यम से भिजवा दिया है और कहा यह भी जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मान गए हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यही नहीं, 10 बजे पंजाब भवन में कैप्टन अमरिंदर सिंह तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ शिरकत भी करेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अध्यक्ष बनने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में जो जिरह हुई थी, वाद विवाद हुआ था और दोनों के बीच में जो मनभेद था, क्या वो अब खत्म हो जाएगा और क्या हाथ मिलाने से दोनों के दिल भी मिल जाएंगे? कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन को गिराया है। कब्जे में आए ड्रोन के साथ 5 किलो आईईडी विस्फोटक भी मिला है। ड्रोन में आईईडी बंधा हुआ था। ये ड्रोन अखनूर इलाके में दिखा और जैसे ही ये दिखा पुलिस एक्शन में आई और समय रहते कार्रवाई की। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिसमें पूरी जानकारी और डिटेल्स दी जाएंगी। फिलहाल ड्रोन को जम्मू पुलिस लाइन ले जाया गया है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के कानाचक पुलिस थाने में और यहीं पर आप देख सकते हैं जिस ड्रोन को जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों ने जो है मार गिराया था, उस ड्रोन को रखा गया था। अब इस ड्रोन को जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू ले जाया जा रहा है जहां पर कि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक प्रेस वार्ता करनी है। यहां पर मेरे कैमरा पर्सन नीरज कुमार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं ड्रोन देख सकते हैं। यहां पर ड्रोन जो है इसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी ड्रोन को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस कर्मियों ने मार गिराया था और अब इस ड्रोन को जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू ले जाया जा रहा है। वहां पर जो है प्रेस वार्ता होने वाली है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक और इंडिया टुडे पर। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ड्रोन की तस्वीरें। मेरे कैमरा पर्सन नीरज कुमार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी ड्रोन को जो है मार गिराया जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस कर्मियों ने। तो एक बहुत बड़ी सफलता मिली है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्योंकि पिछले कई समय से जो है ड्रोन की हरकत देखी गई थी यहाँ जम्मू संभाग में और एक बार फिर कल रात को यहाँ पर ड्रोन दिखा और एक स्पेसिफिक इनपुट था जम्मू कश्मीर पुलिस के पास और जैसे ही उस ड्रोन को देखा गया वहां पर मुस्तैद जो पुलिस कर्मी थे यहाँ पर कानाचक में उन्होंने उस ड्रोन को मार गिराया और बाद में उस ड्रोन को जो है इस पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया। फिलहाल जो है अब ड्रोन को जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू ले जाया जा रहा है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस को एक प्रेस वार्ता करनी है और इस पूरे मामले में जो है अधिक जानकारी मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक। सरकारी जमीन पर सियासत अवैध कब्जे करा के खुद को खिलाड़ी समझती है, लेकिन यूपी की सरकार कहती है कि वो अनाड़ी नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध कब्जे को हटाने के लिए दिल्ली में इस बार यूपी के बुलडोजर ने दस्तक दी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक जैसे माफिया डॉन समेत 400 अपराधियों की अवैध संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलाने के बाद, अपराधियों के वर्चस्व को जमींदोज करने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर रोहिंग्या के अवैध कब्जे पर दिल्ली में चलने लगा। जेसीबी के मोटे मोटे दांतों से जिन झोपड़ी को तोड़ा जा रहा है, ये देश की राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जाधारी रोहिंग्या मुसलमानों का आशियाना है। यूपी सरकार का आरोप है कि यूपी की दिल्ली वाली जमीनों पर रोहिंग्या को बसाने में भी राजनीति हो रही थी। उन अवैध कब्जों को खाली कराने के लिए एक अभियान हमने चलाया है। 2.12 हेक्टेयर जमीन अभी तक हमने खाली कराया है, जिसमें बरसों से लोग अपने पक्के मकान बना लिए थे, कब्जा कर लिए थे, बहुत सारे प्रतिष्ठान स्थापित कर लिए थे। उनको सबको खाली कराने के बाद कुछ लोगों ने रोहिंग्या को जो वहां पर बसा दिया था, रोहिंग्या मुसलमानों को, उसमें लोकल गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण से खाली कराने में बड़ी असुविधा हुई।
दिल्ली में जिस जमीन को आज रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध कब्जे से उत्तर प्रदेश की सरकार ने छुड़वाया, दावा है कि इसकी कीमत 150 करोड़ रुपए है और जल्द दिल्ली में ऐसी जमीन पर बने दूसरे अवैध कब्जों को भी ढहाया जाएगा। आखिर में सवाल ये कि अवैध कब्जे छुड़ाने के बाद वहां गरीबों को बसाने वाला वादा उत्तर प्रदेश की सरकार कब पूरा करेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।